अच्छा, आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेट लिंक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो डेटा पासिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेटा पासिंग टेक्निक्स। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ठीक है, ये आपके पास यूज की जाती हैं। आपका जो कंट्रोलर है, आपका जो कंट्रोलर है उसके एक्शन से उसके व्यू में अगर आपको डेटा पास करना है, यानी कंट्रोलर से कोई डेटा आपको उसके व्यू में पास करना है, तो मैं डेटा पासिंग टेक्निक्स का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? डेटा पासिंग टेक्निक्स का। जिनमें आपके पास तीन आपको कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले है व्यू डेटा। क्या नाम है? व्यू डेटा। दूसरा है व्यू बैग। क्या है? क्या है? व्यू बैग। और तीसरा है आपके पास टेम्प डेटा। ठीक है। ये तीनों वो फंडामेंटल्स हैं, या आप समझ लो ऐसी कलेक्शंस हैं जो आपके पास कंट्रोलर के अंदर डेटा आपसे लेती हैं और उनके व्यूज में आपको पास करके शो कराने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग इनकी मदद से क्या करेंगे, हम लोग इन एक्शंस में आने वाला डेटा किस में पास करेंगे? इनके व्यूज में। किस में पास करेंगे? इनके व्यूज में। तो इसको हम रन करते हैं, और रन करते साथ ही देखते हैं एप्लीकेशन रन हो रही है हमारी या नहीं हो रही है। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमें इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल का व्यू नजर आ रहा है। ठीक है। इसे करते हैं स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद हम लोग जाते हैं व्यूज में। होम के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल ये व्यू है जो आपको इस इंडेक्स सेक्शन के ऊपर रिटर्न करवाया जा रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। अब मान लो मैं कहता हूं मेरे पास ना एक वेरिएबल है नेम नाम से, और उसके अंदर तैयब रखा हुआ है। अब ये जो नेम वेरिएबल है, मुझे इसके व्यू के अंदर यहां पर प्रिंट करवाना है। तो मुझे कंट्रोलर से पास करनी पड़ेगी ना वैल्यू। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलर से पास करूंगा तो उसके व्यू में रिसीव कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं डेटा पासिंग टेक्निक्स का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यू डेटा। क्या पढ़ेंगे? व्यू डेटा। इन एसपी डॉट नेट कोर व्यू डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? डिक्शनरी, यानी आपकी वैल्यूज को एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर कर, यूज टू पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर एक्शन मेथड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू। ठीक है। छोटी अमाउंट का डेटा, कम वैल्यूज का डेटा अगर आपको आपके किसी कंट्रोलर के एक्शन से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में पास करना है, तो हम व्यू डेटा का इस्तेमाल करते हैं, विच इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। एंड डिक्शनरी इज अ कलेक्शन जो आपके पास आपकी वैल्यूज को की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करती है। ये मैंने आपको जेनरिक कलेक्शंस में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे और देखते हैं किस तरह से हम इसको पास कर सकते हैं। व्यू डेटा का आपको पहले से यहाँ पर क्लास मिलती है। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, जो कि एक डिक्शनरी है, जो कि क्या है आपके पास? एक डिक्शनरी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, व्यू डेटा डिक्शनरी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? और इसके अंदर जो आपने की रखनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखनी है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से अगर आप किसी एक्शन के अंदर व्यू डेटा में कोई की और वैल्यू रखते हो, तो वो की और वैल्यू उसी एक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग व्यू में एक्सेसिबल हो जाएगी। क्लियर है? लेट सपोज अगर मैं इसको हटा दूं और मैं डायरेक्ट रखूं, मैंने की रखी नेम और मैंने वैल्यू रखी लेट सपोज तैयब। अब जब मैंने व्यू डेटा में रख दिया है, तो अब व्यू के पास जो है ना व्यू डेटा का एक्सेस होता है। या देखो ये टाइटल मंगवा रहे हैं, ये भी व्यू डेटा का पहले से इस्तेमाल व्यू कर रहा था। चलो इसको मैंने हटा दिया, यहां पर मैंने लगाया H1। अब इसके अंदर मुझे तैयब पास करना है। अब तैयब मैंने स्टोर करवा दिया किसमें? व्यू डेटा में। किसमें स्टोर करवा दिया? व्यू डेटा की डिक्शनरी में। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा @ मैं बुलाऊंगा व्यू डेटा को। किसको बुलाऊंगा? व्यू डेटा को। मैं व्यू डेटा को बुलाऊंगा और उससे बोलूंगा कोई की प्रिंट करो। कौन सी? नेम नाम की, जो मैंने आपके पास रखवाई थी नेम नाम की उसकी वैल्यू क्या कर दो यहाँ पर? प्रिंट कर दो। ठीक है। अब देखना एप्लीकेशन को रन करूंगा, तो ये व्यू बैक के व्यू डेटा के जरिए आपका डेटा जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में पास करके शो करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आपके पास तैयार प्रिंट। इजी? कोई मुश्किल नहीं, बस आपने कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में रखना है। याद रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू आप इस व्यू के अंदर, जो प्राइवेसी का व्यू है इसके अंदर हासिल नहीं कर सकते इस वैल्यू को। ये सेम रिक्वेस्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेम एक्शन के लिए या सेम व्यू के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं प्राइवेसी के व्यू में नेम प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने व्यू डेटा के अंदर जो वैल्यू रखी है वो इंडेक्स सेक्शन के लिए रखी थी। किसके लिए रखी थी? इंडेक्स सेक्शन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा,
अब इससे भी आपके पास एक आसान सिंटेक्स है, वो है आपके पास व्यू बैक का। किसका है? व्यू बैक का। अच्छा, इसके अंदर एक चीज है टाइप कास्टिंग। देखो गौर से सुनना। अगर मैं एक और वैल्यू रखूं, क्या रखूं? व्यू डेटा यूज कर रहा हूं और इसमें मैंने रख दिया लेट सपोज 20। क्या रख दिया? 20। तो आप आओगे इंडेक्स डॉट सी एस एचटीएमएल में से डुप्लीकेट करोगे और दफा क्या प्रिंट कर दोगे? एट द रेट व्यू डेटा में से एज निकाल कर प्रिंट कर दोगे। हॉट रिलोड करता हूं, यहाँ देखो आपके पास 20 आ जाएगा। आ गया 20। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस 20 में मैं 5 प्लस कर दूं, नंबर है ना, प्लस हो जाना चाहिए ना। आउट टेस्ट करते हैं। यहां पर मैंने ऐसे में प्लस किया, क्या? +5। क्या कर दिया? +5। अब यहाँ पर है, हॉट रिलोड किया, यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, +5। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एट द रेट व्यू डेटा क्या है, आपके वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ पर लाकर प्रेजेंट कर रहा है। किसकी सूरत में लाकर प्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप का है। व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप का है। अब यहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर आपको टाइप कास्टिंग यानी बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग पढ़ाई थी। ठीक है, आपके ध्यान से निकल गई होगी अब, ऐसे ही। ठीक है। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का मतलब है कि किसी वैल्यू टाइप को किसी रेफरेंस टाइप में कन्वर्ट कर देना और किसी रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप को निकाल लेना, अनबॉक्सिंग कहलाती है। ठीक है। तो ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेफरेंस टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? रेफरेंस टाइप। अब इसमें से मुझे जो एज है उसे कन्वर्ट करना है, यानी अनबॉक्स करना है इंटीजर में। किसमें अनबॉक्स करना है? इंटीजर में। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि चलो +5 को हटा दो। सबसे पहले आपने ये करना है कि एट द रेट के बाद आपने जो कोड लिखा है उसको आपने राउंड ब्रैकेट में बंद कर देना है। किसमें बंद करना है? राउंड ब्रैकेट। उसके बाद व्यू डेटा के पीछे आपने एक और राउंड ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें वो डेटा टाइप आपने लिखनी है जिसमें आप इसे अनबॉक्स करना चाहते हो। यानी कि मैंने बोला किसमें अनबॉक्स कर दो? इंटीजर में। ठीक है। एंड देन उसमें क्या कर देना? +5 कर देना। क्या कर देना? +5। ये कहलाती है टाइप कास्टिंग। क्या कहलाती है? टाइप कास्टिंग। और इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। देखो 25 हो गया। तो मैंने ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? वैल्यू टाइप इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर मैं उसमें +5 कर सकता हूं। और ये भी तब होगा तब आपने बाहर की तरफ राउंड ब्रैकेट लगाए हुए हैं, यानी पेरेंट ब्रैकेट है। ठीक है। ये कहलाती है अनबॉक्सिंग या टाइप कास्टिंग भी हम इसे कहते हैं, जिसमें हम डेटा टाइप्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ये बात समझ आ गई सबको? तो आपके पास व्यू डेटा आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू को टाइप कास्ट करके नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही देता है। आपको इंटेंशनली या एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अब आते हैं व्यू बैक पर। किस पर आते हैं? व्यू बैक पर। अब सर्च करते हैं सर व्यू बैक क्या कहते हैं। आउट टेस्ट करते हैं। In ASP.NET Core, ViewBag is a dynamic property used to pass a small amount of data from a controller action method to its corresponding view. इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बस इसके सिंटेक्स में एक फर्क है कि इसमें आप डायनेमिक प्रॉपर्टी बना सकते हो। डायनेमिक प्रॉपर्टी का मतलब है वो की नहीं होगी, वो एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी? प्रॉपर्टी। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, व्यू डेटा की जगह व्यू बैक का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? व्यू बैक का। ठीक है। यहां पर मैंने बोला व्यू बैक डॉट, उसके बाद मैं लिखता हूं की का नाम। क्या लिखता हूं? की का नाम, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद वैल्यू। क्या लिखता हूं? वैल्यू। अब लेट सपोज मैंने की का नाम रख दिया नेम। क्या रख दिया? अपनी मर्जी से। इसी वजह से इसे कहते हैं डायनेमिक डेटा डिक्शनरी या डायनेमिक व्यू डेटा डिक्शनरी, व्यू बैक को। इसके अंदर आप जो डॉट के बाद प्रॉपर्टी है उसे डायनेमिकली सेट कर सकते हो। आप नेम रख दो, आप सिद्दीक रख दो, आप शयान रख दो, आप एज रख दो, आप सिटी रख दो, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। और इसके बाद आपने वैल्यू में क्या दे दिया? सही। याद रहे सिंटेक्स आपने यही फॉलो करना है जो आपने बनाते हुए किया है। जब आपने बनाया था तो आपने बनाते हुए इस सिंटेक्स को यूज किया था। लेकिन व्यू बैक का सिंटेक्स है डॉट के साथ। किसके साथ है? डॉट। इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे। डॉट नेम। क्या लिख दिया मैंने? व्यू बैक भैया आप क्या प्रिंट कर दो? व्यू बैक में से नेम प्रिंट कर दो, जो मैंने आपको आपके एक्शन में प्रोवाइड किया था। और ये भी सेम रिक्वेस्ट के लिए होता है, मतलब सेम एक्शन फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू। मल्टीपल एक्शंस में ही काम नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इसे प्राइवेसी के व्यू में एक्सेस करना चाहूं तो मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता, ना व्यू डेटा को ना व्यू बैक को। ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आओ इसे ऑटो रिलोड करते हैं, चेक करते हैं क्या ये मुझे तैयब दिखाता है। देखो तैयब आ गया। ठीक है। तो सिंटेक्स का फर्क है और इसमें डायनेमिक प्रॉपर्टी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा सर, क्या ये मुझे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग करके देता है या नहीं करके देता? आओ टेस्ट करते हैं। एक व्यू बैक और बनाया जिसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या रख दिया? एज। और उसकी वैल्यू मैंने रख दी यहां पर
20। अब देखो मैंने 30 रख दी, मैंने तो इंटीजर पास किया ना, मैंने स्ट्रिंग तो पास नहीं करी। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके डुप्लीकेट किया, मैंने बोला क्या प्रिंट कर दो, एज। यहाँ पर आए और रिलोड किया, आपके पास एज आ जाएगी, आ गई। अब इसमें करता हूँ +5, क्या करता हूँ, +5 करता हूँ। यहाँ पर है, हमने ऑटो लोड किया, ये +5 हो गया। अब क्या मसला हुआ, देखो आपके पास व्यू बैक @ के साथ लगा हुआ है, किसके साथ लगा हुआ है, वो उसे +5 को किसका पार्ट समझ रहा है, HTML का। किसका पार्ट समझ रहे हैं, उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। कैसे प्रिंट कर दिया, एज इट इज। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप +5 को भी @ के साथ लाना चाहते हो, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो रेजर सिंटेक्स को मेरा +5 रेजर सिंटेक्स का पार्ट है, यानी C# का पार्ट है, किसका पार्ट है, तो आप इस पूरी स्टेटमेंट को एक राउंड ब्रैकेट में बंद कर दोगे, जैसे अब व्यू बैक के साथ नहीं, अब राउंड ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, तो +5 भी इसमें इंक्लूडेड है। आओ टेस्ट करते हैं, क्या मुझे अब टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, देखो दैट मीन्स के व्यू डेटा में टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी और व्यू बैक में करनी नहीं पड़ेगी। गौर से सुनो, व्यू डेटा और व्यू बैक नाम थोड़े सिमिलर होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, व्यू डेटा में टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन व्यू बैक में टाइप कास्टिंग करनी, देखो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया क्या, अनबॉक्स किया क्या, मैंने अनबॉक्स नहीं किया। ये बात सब कुछ समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद है आपके पास लास्ट जो है टेम्प डेटा। ठीक है, अगेन दिस इज अ डिक्शनरी लाइक अ व्यू डेटा, ये भी की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है, बट इसकी एक खास बात जो है, जो मोस्ट पॉपुलर खास बात है, कि ये मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए भी एक्सेसिबल रहता है। मतलब अगर आप इसे इंडेक्स सेक्शन में बना रहे हो तो आप इसे दूसरे एक्शंस के लिए भी वैलिड रख सकते हो, कि भाई प्राइवेसी में भी ये डेटा मिल जाए, कॉन्टेक्ट में भी ये डेटा मिल जाए, या इस फलाने व्यू में मिल जाए, या इस फलाने व्यू में मिल जाए। बात समझ आ रही, तो इसके लिए मैं टेम्प डेटा यूज करता हूं जब मुझे मल्टीपल एक्शंस में सेम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, सेम वैल्यू। ठीक है, तो मैं टेम्प डेटा का यूज करता हूँ, लेकिन अगर उसी कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में चाहिए तो टेम्प डेटा की यूज करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ व्यू बैक और व्यू बैक का जो नाम है और एज है वो मैं सिर्फ इसी के व्यू में शो कराऊंगा, तो मुझे टेम्प डेटा की जरूरत नहीं। लेकिन मैं अगर इंडेक्स सेक्शन के व्यू बैक का नेम और एज इस प्राइवेसी के व्यू में भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं व्यू बैक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, टेम्प डेटा का यूज करना। किसका यूज करना पड़ेगा, टेम्प डेटा का। और सर्च करते हैं टेम्प डेटा। टेम्प डेटा इज a dictionary like object used to store data that survives a single subsequent HTTP request। अच्छा, अब मैंने आपको बताया मल्टीपल रिक्वेस्ट में भी ये काम करता है। मल्टीपल रिक्वेस्ट मतलब मल्टीपल एक्सेस के व्यूज में भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एक्शन में ये काम किया, यानी एक एक्शन में आपने टेम्प डेटा में वैल्यू रख दी, तो उसके बाद जो आप नया राउट खोलोगे ना, उसके लिए आपको सिर्फ एक और रिक्वेस्ट के लिए डेटा मिलेगा, उससे अगली वाली रिक्वेस्ट के लिए नहीं मिलेगा। मिसाल देके समझाता हूं, देखो यहां पर मैं टेम्प डेटा में पहले डेटा स्टोर करता हूं, मैंने बोला व्यू बैक की जरूरत नहीं, अब किसे बुलाओ भाई, टेम्प डेटा। इसका सिंटेक्स व्यू डेटा जैसा है, किसके जैसा है, ठीक है, बिल्कुल की वैल्यू पेयर वाला। डन। अब इसे मैं प्रिंट कराऊंगा कहां पर, देखो मैंने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने व्यू के अंदर लाकर इसे @ के साथ पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गई ये बात। हॉट रिलोड करते हैं, यहां पर आते हैं, आपके पास तैयब शो हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करता हूं कि सर मैं जो ना एक एक्शन रिजल्ट लॉल बनाता हूं, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अबाउट, देन और रिटर्न व्यू। क्या कर दिया मैंने, रिटर्न व्यू। क्या मैं अबाउट का एक व्यू बनाऊंगा, उसमें भी मुझे नाम प्रिंट करवाना है, यही वाला, दोबारा नहीं बनाऊंगा एक ही। ठीक है, अबाउट पर राइट क्लिक करूंगा और ऐड व्यू करूंगा। क्या करूंगा, क्या करूंगा, ऐड व्यू, क्योंकि इसका व्यू क्रिएटेड नहीं है। रेजर व्यू को चूज करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और अगेन ऐड पर क्लिक करेंगे, तो मेरे पास अबाउट का भी व्यू क्रिएट हो जाएगा। ये देखो आपके पास अबाउट डॉट सी एस एच टी एम एल का भी व्यू क्रिएट हो चुका है। मैं कहता हूं यहां पर भी क्या प्रिंट करना है, @temp डेटा में क्या पड़ा है, जो नेम पड़ा है वो भी प्रिंट कर देना। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं राउट लिखूंगा इस एक्शन को चलाने के लिए, तो कंट्रोलर का नाम क्या है, तो राउट क्या होगा, /home/इंडेक्स। अगर इंडेक्स चलाना है तो /home/, और अबाउट चलाना है तो /home/, अबाउट। राउट सिखाया था ना, डायनेमिक राउट होता है इसके अंदर।
ठीक है, इसे रन करते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं क्या मुझे ये रिकॉर्ड दिखाता है अबाउट में, या क्योंकि वो कह रहा है एक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए वो इसे वैलिड रखेगा अगली एक रिक्वेस्ट के लिए। तो मैं इधर आया, ये आपके पास इंडेक्स सेक्शन खुल गया है, ये रूट आउट पर इंडेक्स सेक्शन खुल गया। अब यहां पर मैं जाता हूं स्लैश होम स्लैश अबाउट, कहां जा रहा हूं, स्लैश होम स्लैश अबाउट। अब देखो इसने डेटा नहीं रखा, डेटा रखा इसने, नहीं डेटा नहीं रखा, लेकिन वो तो कह रहा रखेगा। क्या, नहीं नहीं, व्यू तो लोड हो रहा है ना, व्यू लोड हो रहा है, वैल्यू नहीं आई अबाउट में। अब वो रख देंगे तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि एक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए और वैलिड रहेगा, वो तो फिर हमने बना दिया ना, वो तो फिर व्यू बैक इस्तेमाल कर लूं मैं। फिर इसका फायदा मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए डेटा रखे ना। हाँ, किसी चीज को रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कीप, क्या कहते हैं, कीप, संभाल के रखो, अभी काम आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास टेम्प डेटा का एक मेथड होता है जिसे कहते हैं टेम्प डेटा डॉट कीप। अगर आप ये लगा दो, ये आपसे वैसे की मांगता भी और नहीं भी मांगता, देखो इसका जो पहला ओवरलोड है उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन इसका जो दूसरा ओवरलोड है उसमें आप की दे सकते हो कि कोई स्पेसिफिक की आप बोल रहे हो कि इसकी वैल्यू कीप रखना। ठीक है, लेकिन कीप में क्या होगा, सारे रख लेगा। ठीक है, तो मैंने बोला टेम्प डेटा आप नेम इसमें रखने के बाद उसे बचाकर रखना। आप टेस्ट करें, अब हो जाएगा। भाई मुझे तो नहीं पता होगा नहीं होगा, आओ टेस्ट करते हैं, अल्लाह जाने, आओ ट्राई करते हैं। यहाँ लिखा देखो, इंडेक्स में नजर आ रहा है क्योंकि रखा ही उसमें था, लेकिन स्लैश होम स्लैश अबाउट में रखा था। आ गया अब? क्यों, क्योंकि उसको मैंने बताया कि ये करने के बाद, व्यू में प्रिंट कराने के बाद उसे डिस्ट्रॉय डेटा को नहीं करना, उसे अगली एक और रिक्वेस्ट के लिए आपने बचाकर रखना है। क्या करना है, बचाकर रखना है। अब देखो मैं प्राइवेसी पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, अब ये मैं तीसरी रिक्वेस्ट, सॉरी दूसरी रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, यहाँ आ गया। अब प्राइवेसी वाला जो पेज है उसके अंदर भी प्रिंट करवा देता हूँ, देखो प्राइवेसी वाला पेज बना हुआ है ना पहले से। ठीक है, इसके अंदर भी मैं H1 में टाइम डेटा को बोलता हूँ प्रिंट कर देगा। मैंने बोला टाइम डेटा क्या प्रिंट कर दो, नेम प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, नेम। अब देखो कंट्रोलर में आपके पास कितने एक्शन है, एक इंडेक्स का एक्शन है, एक अबाउट का है, एक प्राइवेसी का है। ठीक है, आपने इंडेक्स एक्शन को बोला टाइम डेटा में एक वैल्यू रखो तैयब और उसे अपने व्यू में शो करवा दो, आपने करवा दिया, करवा दिया था ना, ये करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने उसे बोला कि इस डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करना, अगली रिक्वेस्ट के लिए बचाकर रखो, अगली रिक्वेस्ट के लिए बचाकर रखो, और आपने अबाउट और प्राइवेसी में कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, आओ अब इसे टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन रोक दी थी, दोबारा रन करते हैं। सबसे पहले एक्शन खुलेगा, एक्शन के लिए तो है ही है, क्योंकि वो क्रिएट ही टेम्प डेटा में वैल्यू कब हुई है, एक्शन इंडेक्स के ऊपर हुई है। ठीक है, अब एक और रिक्वेस्ट पे जाते हैं, अबाउट पर इसने रखा, रखा नहीं रखा, आओ प्राइवेसी पर देखते हैं, प्राइवेसी पर भी तो प्रिंट करवाया था, आया अब? इसका मतलब है टेम्प डेटा आपके पास सिर्फ एक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के लिए डेटा को वैलिड रखता है। अब सर अगर मुझे सारी रिक्वेस्ट के लिए यानी सारे एक्शंस में रखना है तो आपको सारे एक्शंस में कीप लगाना होगा। क्या लगाना होगा, कीप। और यहाँ पर आपको की भी बतानी होगी कि कौन सा रखना है, नेम रखना है, क्या रखना है, ये आपको यहाँ भी रखना होगा और अबाउट में भी रखना होगा। अबाउट को भी बताना होगा, अबाउट भैया आपके पास जब टेम्प डेटा की वैल्यू आए तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना, उसे संभाल कर रखना। इसी तरह आपने प्राइवेसी को भी बता दिया कि आपके पास जो टेम्प डेटा की वैल्यू आए उसे डिस्ट्रॉय मत करना, उसे रिटेन रखना। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या मुझे तीनों रिक्वेस्ट के ऊपर ये डेटा मिलता है नहीं मिलता, जो कि व्यू बैग और व्यू डेटा में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू में दिख रहा है इंडेक्स के। ठीक है, स्लैश होम स्लैश, सॉरी स्लैश होम स्लैश अबाउट, अबाउट पे आ रहा है क्योंकि हमने कीप रखा था। अब देखते हैं प्राइवेसी पे आता है नहीं आता। ठीक है, तो जहां जहां जिस जिस सेक्शन में चाहते हो डेटा रहे वहां वहां कीप आपको लगाना पड़ेगा अगली रिक्वेस्ट के लिए, वरना बाय डिफॉल्ट ही कितनी रिक्वेस्ट के लिए रखता है, अगली, जो अगली राउट आप खोलोगे सिर्फ उसके लिए रखेगा। बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये आपके पास है डेटा पासिंग टेक्निक्स, यानी कि अगर आप कंट्रोलर से व्यूज में डेटा पास करना चाहते हो तो हम इन टेक्निक्स का यूज करते हैं, व्यू डेटा, व्यू बैग और टेम्प डेटा का।